जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप सब के लिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो भी है, जो कि जुलाई 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का, EVS का। साथियों तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे सभी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। और एक चीज़ साथियों, बहुत दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, अब रेगुलरली वीडियो अपलोड होगा, 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड होगा दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इन अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, मलेरिया की खोज किसने किया है और मलेरिया मच्छर से फैलता है ये किसने बताया है? तो चलिए देखते हैं। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, जॉर्ज मिस्ट्रल है, रोनाल्ड रॉस है। तो साथियों, सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया के ऊपर बात किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजारता हूँ। देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा। रजत बोल रहा है, रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या है? बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकती है? बताना है साथियों कि रजत किस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो ऐसे में साथियों, कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र में क्या होता है? मलेरिया होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अल बिरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था साथियों? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। जी नहीं। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। जी बिल्कुल नहीं। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होता है। जी बिल्कुल दोस्तों। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। जी नहीं। वो क्या था? अल बरूनी कौन था दोस्तों? यह एक उज़्बेकिस्तानी था, यात्री था जिसने एक किताब लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में क्या करता है? सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आपका सही हुआ। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? क्या वो हरे रंग में देख सकते हैं? केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं? केवल हरे रंग में देख सकते हैं? केवल लाल रंग में देख सकते हैं? तो दोस्तों, रात देखिए, दिन में जो जानवर होते हैं ना, जो दिन में देखते हैं तो वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर सिर्फ और सिर्फ उसे सब चीज़ें कैसी दिखाई देती है साथियों? केवल काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है, ठीक है। पहला है ए नंबर। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरी झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियाँ और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो इसका सही जवाब जो है हम लोगों को ढूंढना है। क्या ए तथा बी होगा, ए तथा सी, बी तथा डी, और सी और डी दोनों होगा? तो चलिए एक बार फिर से नज़र डालते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं? जी नहीं।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरी झुंड की नेता होती है। ये बात सही है। तो ए और सी सही है। कहाँ है ए और सी? ए और सी ऑप्शन नंबर बी में। मारिए फटाक से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है साथियों? परागकोश कहा जाता है, पराग कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो पंखुड़ी के अंदर जो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पराग कहते हैं, पराग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? यदि साथियों आप बोल रहा है ये कि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर, यानी कि अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें वहाँ बेचने को मिलती हैं देखने को? ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग, ठंडा दूध। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या मिलता है? ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? बहुत सिंपल है साथियों, उड़ सकते हैं। देखिए पक्षी तो उड़ेगा ही ना, तो गर्दन से क्या मतलब? उड़ने से गर्दन में क्या रिलेटेड है? कुछ नहीं है। मेन रीजन क्या होता है कि पक्षी की जो आँख की पुतली होती है ना, वो घूम नहीं सकती है, तो उसे गर्दन घुमा के इधर उधर क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, किसी को डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ से जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो वह बोलते हैं कि इसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, साथियों जब हीमोग्लोबिन की कमी होता है तो क्या होता है? आयरन की कमी होता है। और आयरन की पूर्ति करने के लिए क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूँ, संतरा खाएगा, कोई गुड़ खाएगा, नींबू खाएगा, मटर खाएगा, या फिर आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। क्या खाएगा? आंवला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसमें क्या होता है साथियों? आयरन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? एनसीएफ क्या कहता है दोस्तों कि एनसीएफ क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, वो याद करना जरूरी, सबके बस की बात नहीं है साथियों। कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गया कि कक्षा अधिगम की जो विद्यालय को क्या करेंगे? बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेगेटिव नहीं है। 99 करते क्वेश्चन क्या बोला है? नेगेटिव पूछा है। तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार की उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों की और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्या होगा? उसे देखिए यहाँ पे जो है ना 3 जो है ऑप्शन सही है, एक गलत होगा कोई। तो क्या करना चाहिए? उसे शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्या है? सही है। तो क्वेश्चन क्या बोला? नेगेटिव पूछा है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे बड़का ऑप्शन साथियों हमेशा सही ही होता है ज़्यादातर। तो यहाँ नेगेटिव पूछा है तो उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार के उत्पन्न करना चाहिए। ये हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली के सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमें यही मिल गया, अवसर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों, कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछ रहा, फिर क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा साथियों। विषय में रुचि का विकास करना, जी बिल्कुल करना पड़ेगा। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना। तो क्या होगा इसका? नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक को बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा फिर से। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति, फिर से बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? फिर क्वेश्चन नेगेटिव पूछ दिया साथियों। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। क्या करता है ये? या शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये नहीं करना चाहिए, मैं डी नंबर सही हो जाएगा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। नलिनी कोई मैडम होगी बच्चों, प्यारे दोस्तों। वो 3 के बच्चों को जानवर हमारे साथी प्रकरण टॉपिक से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्या होगा देखते हैं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना चाहिए। जानवर तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना चाहिए। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवर के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना चाहिए बच्चों के सामने। इससे क्या होगा, उसकी दोनों कौशलें भी ज़्यादा विकसित होगी दोस्तों, दृश्य कौशल और श्रवण कौशल। तो इससे वो ज़्यादा याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 76। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि क्या है, ऑप्शन इसका देख लिया जाए साथियों। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विश्वसनीयता करता है। तो ये क्या करता है दोस्तों? यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए कि संकल्पना के बारे में पढ़ाता है। निम्नलिखित गतिविधियां की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों में से कौन सा सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करेगी? ऑप्शन देख लिया जाए इसका। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाएंगे ताकि बच्चे देख के अट्रैक्ट हो सके। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थी से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। क्या करेगा ये?
वो क्या करेगा कि विद्यार्थी से कहेगा कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाना है। पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्नलिखित में से प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना बिल्कुल सही है। विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करना, संकल्पना को समझाने की मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, दोस्तों ये जो है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये इसका जब हम पढ़ा रहे हैं हवा सब जगह है तो फिर उसे हम क्षेत्र भ्रमण के लिए क्यों ले जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ये हमें जरूरी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा इसमें? जहाँ अवसर मिल रहा है साथी आंख मूंद के उसको मार दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होगा? शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम का एक करसता का बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य नहीं है? इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो क्या होगा कि इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 83 नंबर। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? देखते हैं। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्याओं का आयोजन करना, शिक्षार्थियों की संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के। स्लोगन से क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करके क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। सामाजिक मुद्दे चार्ट पेपर भी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ चुन लीजिए, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियाँ की पहचान, शिक्षक में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। क्या होगा? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग हमें शामिल नहीं करना है। सभी बच्चे एक समान हैं हमारे लिए। नीचे
लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नंबर ए, खानों का उत्खनन खुदाई, बांधों का निर्माण, सी बाजारों में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? वह क्रियाकलाप कौन है दोस्तों जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? खानों की खुदाई करेंगे, बांधों का निर्माण करेंगे, बाजार में बेचने वाली जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। बांस से टोकरी बुनना, इससे भी होगा। तो देखा जाए इसका क्या होता है, तो ऑप्शन में देखते हैं। केवल ए तथा बी, ए बी सी डी और ई। तो क्या होगा? ओनली वन यहाँ पे खानों का खुदाई, मतलब खान की खुदाई और बांध का निर्माण, ये दोनों से जंगल नष्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। तो कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आंसर इसका। ठीक है, बी तथा सी, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये बात सही है साथियों। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं, ये बात भी क्या है? परम सत्य है। तो ये दोनों ही सही होगा, बी और सी। बी और सी कहाँ है? मार दीजिए उसी को जहाँ पे बी और सी है। बी और सी ए में है, मारिए बिना कोई सोचे समझे। आगे चलिए मेरे साथ। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी? दोस्तों इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो इसको हम मैप जब पढ़ाएंगे दोस्तों ईवीएस का तब बता देंगे, मैप वाला क्लियर। अब इसका हम आंसर सिर्फ बता दिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट कर देते हैं। अभी देखिए क्या है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। देखिएगा क्या लिखा है, 1 cm बराबर 110 m होगा। ठीक है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर बराबर कितना m हो जाएगा दोस्तों? 15 गुना 110, एक सेकेंड, 15 गुना 110 m। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा साथियों 1650 m। अब हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड कर देना है। तो मार दीजिए 1000 से डिवाइड, इसको क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया। सॉरी दोस्तों, मीटर है ना, तो 1000 से हम कैसे मारेंगे? 100 से मारिए ना। एक 0 से 1 0 कट गया। अच्छा 1000, ठीक। 2 अंक 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 16.5 किलोमीटर में चेंज करना है। 1000 से तो डिवाइड होगा ही, तो 16.5 किलोमीटर कहाँ है? 16.5 मारिए इसका आंसर, 16.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है? तो ये दोस्तों नेपाल का है। इसमें ज़्यादा टाइम लेके क्या फ़ायदा है? ऑप्शन नंबर सी है। आखिरी क्वेश्चन, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन करना है। ग्रुप लीडर का चयन करना है दोस्तों, क्या क्या कार्य करना चाहिए ग्रुप लीडर को? तो अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना ये जरूरी है,
ऑप्शन नंबर ए वाला ज़रूरी है, तो ए तो होगा ही। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे जरूरी, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। जो चल ना जाए उसे रुकने के लिए कहना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी और सी गलत हो गया। अगला आता है डी, तो साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, हाँ ये हम कर सकते हैं, तो डी हो गया। उसके बाद क्या है, ई है। ये है अच्छे लीडरशिप का नेचर दोस्तों, ए डी ई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।